नमस्कार। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। आपने कहावत सुनी होगी, कोयले की दलाली में हाथ काला। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित कोल घोटाला मामला अब पूरी तरह शीशे की तरह साफ होने के बाद बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों के कारण एक बार फिर सुर्खियों में आने जा रहा है। 5 साल से फरार राकेश जैन गिरफ्तार हो गया है। 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने के माहिर 570 करोड़ के कोल स्कैम के प्रमुख कर्ता धर्ता में इनका नाम लिया जा रहा है। सूर्यकांत तिवारी के पैसों को कैसे ये 12 अलग अलग शेल कंपनियों के माध्यम से ब्लैक को व्हाइट करता था, अपने और अपने साले के नाम से ये बड़ी ही शातिराना तरीके से अपने कारोबार को अंजाम देता था। पेज 3 पार्टी का शौकीन राकेश तिवारी तो पकड़ा गया है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की राज्य की कुछ और एजेंसियां भी स्मार्ट फॉर्म में चल रही हैं। मुकेश बंसल जो कि छत्तीसगढ़ जीएसटी के सचिव हैं, उनकी देखरेख में 11 अलग अलग छापेमारी चल रही है। पहले ईओडब्ल्यू ने राकेश जैन को गिरफ्तार किया, इसके बाद छत्तीसगढ़ की स्टेट जीएसटी ने जो नए काम किए हैं वो भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। कोयले की दलाली करने वाले ऐसे बड़े बड़े कोल माफियाओं पर अब शिकंजा कसने वाला है। मैं यदि माफिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, लेकिन यह गहराई से समझना होगा। जो बहुत बड़ा पैसा कमा लेते हैं तो अपराधी नहीं, कारोबारी बन जाते हैं। यही सिस्टम में होता है। लेकिन आज हम कुछ लोगों को बेपर्दा करने जा रहे हैं, उनके नामों का भी खुलासा करेंगे। हो सकता है उन्हें कुछ आपत्ति हो, लेकिन हम बेपरवाह हैं, सच के साथ बने रहेंगे। आगे हम सिलसिलेवार ढंग से उन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं। हालांकि उनकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल जो नई छापेमारी चल रही है जीएसटी की, उस बारे में जो नई जानकारी आई है उससे पता चलता है कि बिलासपुर के 3 बड़े कोल कारोबारी महावीर कोल वाशरी, फील कोल, पारस कोल एंड बेनिफिशियन के 11 ठिकानों पर स्टेट जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। रायपुर की टीम ने छापेमारी के दौरान ऑफिस, घर, प्लांट, वाशरी समेत कुल 11 ठिकानों पर यह छापेमारी की है। 12 दिसंबर की सुबह से लेकर देर रात तक जीएसटी की टीम ने अलग अलग जो छापेमारी की उसमें 3 कारोबारियों पर फिलहाल नकेल कसी गई है। शुरुआती छापेमारी में ही महावीर कोल वाशरी ने तो 10 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए, बाकी 2 को भी उल्टा लटका कर सीधा करने की तैयारी चल रही है। ये छापेमारी का सिलसिला आज यानी 13 दिसंबर को भी जारी है। व्यापार विहार से लेकर लिंक रोड के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े कोल माफिया इसके जद में आने वाले हैं। अब कोयले से संबंधित वापस राकेश जैन पर आते हैं। ये राकेश जैन जब पकड़ाया है वो था तो बेहद शातिर, लेकिन ईओडब्ल्यू जिस तरह से स्मार्ट फॉर्म में काम कर रही है वहाँ गूंगे भी बोलने लगते हैं। राकेश जैन ने भी यही किया, थोड़ी समझदारी दिखाई और सारी बातें बता दी कि आखिर कैसे ब्लैक को व्हाइट में किया करता था। राकेश जैन ने जांच एजेंसी को बताया कि वो फर्जी कंपनियों का जाल बिछाकर करोड़ों रुपए की जो अवैध कोल वसूली होती थी उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए तगड़ा कमीशन लेता था। लगभग 50 करोड़ रुपए अपनी फर्जी कंपनियों से फर्जी खर्च दिखाकर उसे कैश बनाया और कोल वसूली के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक उसे व्हाइट करके पहुंचाया। जांच में यह बात भी सामने आई कि राकेश जैन ने शराब घोटाला मामले के आरोपी अनवर ढेबर के लिए भी घोटाले की रकम को व्हाइट मनी में बदलने का काम किया। उसके लिए एंट्री और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। वैसे तो पेशे से चार्टर अकाउंटेंट था, लेकिन इसके विरुद्ध ईओडब्ल्यू के अलावा 1-2 नहीं बल्कि 16 मामले दर्ज हैं। आप सोचिए कितना शातिर रहा होगा ये राकेश जैन का कारोबार और राकेश जैन की करतूतें। फिलहाल अनवर ढेबर और सूर्यकांत तिवारी के बारे में तो जानकारी सामने आई है, लेकिन कुछ सफेद पोश हैं जिनके बारे में आने वाले 19 दिसंबर तक धीरे धीरे राकेश जैन सब बताएगा, क्योंकि 19 दिसंबर तक ये पुलिस की रिमांड में है और मौजूदा दौर में ईओडब्ल्यू जब रिमांड पर लेकर पूछताछ करती है तो वो बातें मीडिया तक भी नहीं आती, लेकिन अंदर खाने की कुछ और बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूं। राकेश जैन ने बड़े बड़े नेताओं के भी पैसे व्हाइट किए। कुछ बड़े नेता तो जेल में हैं, जैसे कवासी लखमा। ये तो खुद को अनपढ़ बताते थे, इसलिए इस आदिवासी कांग्रेस नेता को मोहरा बनाकर जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, वहां कांग्रेस के अंदर खाने भी भूपेश बघेल को लेकर काफी उंगलियां उठती रही। लेकिन जब भूपेश बघेल का अपना इकलौता बेटा चेतन बघेल जेल चले गया तो थोड़ी सहानुभूति भूपेश के साथ बनने लगी। लेकिन राकेश जैन ने और भी कई चीजें बतानी शुरू की तो जांच एजेंसियां भी हैरान हो गई। शुरुआती पूछताछ और पड़ताल के बाद जो जानकारियां सामने आई है, रायपुर
रायपुर में 4 अलग अलग थानों में मौदापारा और टिकरापारा के अलावा उसके विरुद्ध अकेले रायपुर में ही 4 मामले दर्ज हैं। दुर्ग, राजनांदगांव सहित कई अन्य जगहों पर उसके विरुद्ध 12 मामले दर्ज हैं। इसके अलावा राकेश जैन ब्लैक को व्हाइट में कैसे करता था, इसकी भी जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि राकेश जैन ने कई रिक्शे वाले, ठेले वाले का पैन कार्ड लेकर, उनका आधार कार्ड लेकर अलग अलग बैंकों में 5 से अधिक लोन भी निकाला था, जिसे लेकर वो फरार हो गया। फर्जी साइन कर दूसरों के नाम से कैश, क्रेडिट और लोन भी वो पास करवाता था। किसी शातिर अपराधी की तरह गुड़ियारी रायपुर का रहने वाला राकेश जैन 10% से लेकर 10 गुना तक रकम करने का ठीक वैसे ही झांसा देता था जैसे कोई तांत्रिक दिया करता हो। लोगों को अपनी बातों में फंसाकर इस राकेश जैन ने कई नेताओं के पैसे को भी हड़प कर लिया। वो अलग बात है, नेता तो शिकायत कर नहीं सकता और राकेश जैन पकड़ में आ नहीं सकता, लेकिन ये गलतफहमी भी दूर हो गई। लोकेशन बदल रहा था, जैसे ही रायपुर पहुंचा पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो चुकी EOW ने उसे पकड़ लिया। तो शेयर मार्केट के बारे में इसने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से राकेश जैन अपने CA के ज्ञान से लंच फंड किया करता था। राकेश जैन पर आरोप है कि उसने अब तक 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है, जिसमें डॉक्टर, अधिकारी और कारोबारियों के अलावा कई नेता भी शामिल हैं। दर्जनों लोग उसके जाल में फंसे हैं। सिर्फ एक डॉक्टर से ही इसने 92,45,000 रुपए और रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक व्यापारी से 1,10,00,000 रुपए की ठगी करने के बाद वो फरार हो गया था। राकेश जैन के ऊपर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने भी यकीन किया। जब दिन अच्छे होते हैं तो सावन के अंधे को भी हरा ही हरा नजर आता है। भूपेश बघेल के शासन के दौरान जब कोयले की अवैध वसूली हो रही थी, शराब के अलावा कोयले और महादेव सट्टा जैसे ऐसी वसूली को पाने वाले ये नेता पैसे को संभाल नहीं पा रहे थे। वहां राकेश जैन ने विश्वास जीता। उसके बाद प्रति टन कोयले में 25 रुपए की इस वसूली के धंधे को 570 करोड़ तक ले जाने में, प्रेरित करने में राकेश जैन की भी अहम भूमिका रही, जिसमें सीनियर IAS समीर विश्नोई और रानू साहू ने भी अपनी नौकरी की परवाह नहीं की। समीर विश्नोई ने तो ऑनलाइन को ऑफलाइन किया, जबकि वो अच्छी तरह से जानते थे वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। लेकिन लंबे समय तक जेल में रहने के बाद शर्तों में जब बाहर आए हैं तो वो भी सौम्य चौरसिया और रानू साहू की तरह प्रदेश के बाहर हैं। उन्हें कंडीशनल रिहाई दी गई है, शर्तों पे जमानत मिली है। लेकिन इस लंबे चौड़े कोल स्कैंडल के पीछे काफी लंबी टीम काम कर रही थी। कुछ लोगों के तो नाम सामने आए हैं, लेकिन गिरफ्तार सभी नहीं हुए। कांग्रेस के कई बड़े जिम्मेदार नेता, जिसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम है, वो भी आज की तारीख में कोल घोटाले वाले मामले में गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हालांकि भूपेश बघेल के इकलौते बेटे चेतन बघेल शराब घोटाले मामले में जेल में है, उनका भी नाम कोल घोटाले में है। लेकिन एक सामान्य समझ की बात है कि चेतन बघेल का अपना कोई अस्तित्व और पहचान है, तो वो ये रही कि उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे थे और भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते ही ये इतना बड़ा अपराध हुआ और भूपेश बघेल के ऊपर आज तक गिरफ्तारी की तलवार तो लटक रही है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। फिलहाल हम जब बात कोल घोटाले की कर रहे हैं तो उन चेहरों को भी एक बार पहचाने, उन सूची को भी एक बार देखें कि आखिर कौन कौन इस कोल घोटाले में शामिल था, जिनके लिए राकेश जैन काम कर रहा था, ब्लैक को व्हाइट में कर रहा था। एक बार फिर अपनी स्क्रीन में आप उन नामों पर गौर करें। लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसे सारे नामों को हम नहीं कह रहे हैं। सबसे पहला नाम कवासी लखमा का है, जो कि जेल में, हालांकि शराब घोटाले वाले मामले जेल में है। देवेंद्र यादव, अमरजीत भगत भी मंत्री थे, खाद्य मंत्री थे। बृहस्पति सिंह विधायक थे। गुलाब कमरो ये भी विधायक थे। शिशुपाल शौरी ये भी विधायक थे, जो अब भाजपा में आ चुके हैं। चंद्रदेव राय ये भी विधायक थे। UD मिंज ये भी विधायक थे। उसके बाद बड़े बड़े अधिकारियों का नाम है समीर विश्नोई, रानू साहू, सौम्य चौरसिया की तो अभी 29 अचल संपत्तियां बरामद हो चुकी है। 2008 बैच की प्रशासनिक अधिकारी। भूपेश बघेल की बेहद खासम खास, कभी आंख नाक कान कहा जाता था। भूपेश बघेल के घर को ही इसने अपना ऑफिस बना लिया था। काफी ढेर सारी बातें उनके बारे में हैं, जो हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में विस्तार से बताई है। 2019 के नवंबर से 2022 तक ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यालय की उपसचिव रही। इस दौरान उन्होंने जो गुल खिलाया, उसके बाद उनके पास से ढेर सारी प्रॉपर्टियां बरामद हुई। इसी तरह कांग्रेस के कई अन्य नेताओं के भी नाम हैं, कई अधिकारियों के नाम हैं, कई कोयले के दलालों के नाम हैं। इस सूची को आप गौर से देखिए। यदि कुछ और नाम समझ रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए।
ये वो नाम है जिसे ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया अपने चार्जशीट में। कोयले घोटाले वाले मामले की जब भी चर्चा होती है तो निश्चित रूप से राजनीति का वो बुरा चेहरा सामने आता है जो सिस्टम को मटमैला या विशाला करने का काम करता रहा, जिससे लोगों का विश्वास सिस्टम से उड़ जाता है। जब परिवहन कारोबारियों को ब्लैकमेल किया जाए, खुलेआम वसूली हो, तो उसके बाद ईओडब्ल्यू, ईडी और अब जीएसटी की कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई से एक बात तो समझ में आ गई, ये कार्रवाई कोई बदले की भावना से या दुर्भावना से नहीं की जा रही है, क्योंकि सबूतों के आधार पर जो गिरफ्तारियां हो रही है, न्यायालय भी उसकी गंभीरता को समझते हुए पकड़े गए आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं दे रहा है। यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी चलती है, क्योंकि हमारे कानूनी सिस्टम में ही, न्याय व्यवस्था में ही इतने छेद हैं कि उसका फायदा बड़े बड़े पैसे वाले काले कोट वालों की लंबी टीम खड़ा कर देते हैं, और गरीब आदमी के लिए जहां न्याय नहीं मिल सकता वहां कानूनी दांव पे से ये देर सवेरे बच जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे सही सिस्टम में जिस तरह का सुधार हो रहा है, वहां से आशा की किरण दिख रही है कि आरोपी कितना भी बड़ा हो, यदि वो गलत करेगा तो उसका अंजाम भी बुरा होगा। हमारे देश में आज़ादी की बातें चले आ रहे हैं, कई मिथक अब टूट रहे हैं, वंदे मातरम पर भी बहस हो रही है। ऐसे ढेर सारे मुद्दे अब प्रासंगिक लगने लगे हैं, पहले जिन्हें अप्रासंगिक बना दिया गया था। चिंतन मनन तो गहराई से हो रहा है कि हमारे संविधान की मूल भावना में जब धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था तो उस पर भी क्यों कानूनी जामा पहनाने की जरूरत महसूस की गई। जब जिस वक्त देश में आपातकाल लगा था, समूचा विपक्ष और मीडिया जेल में था, उसके बाद चुपचाप से पिछले दरवाजे से देश के साथ लगातार जो अन्याय किया गया, ढेर सारे ऐसे विषय हैं जिस पर अब विमर्श हो रहा है। बड़े बड़े बेईमान कारोबारी, बड़े बड़े बेईमान नेता, बड़े बड़े ऐसे धोखेबाज अधिकारी जिन्हें गलतफहमी हो गई थी कि वो कानून को अपनी जेब में रखेंगे, उनकी गलतफहमी दूर होगी, उनकी खुशफहमी हवा हो जाएगी। बहुत जल्द ही कुछ और खुलासे के साथ हम आपसे मिलेंगे। राष्ट्रपति आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। हम इसलिए आपसे बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोग सिस्टम से जुड़े। राजनीति एक सशक्त माध्यम है, राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आज के अंक के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मेरे से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।